नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे अर्थवर्म या केचवे के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, केचवे का पाचन तंत्र। सबसे पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्ट्रक्चर्स है, संरचनाएं हैं, वो एक ऑर्डर में, एक क्रम में याद होनी चाहिए। देखिए, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजार्ड, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एनस। मुख, मुखगुआ, ग्रसनी और इसोफेगस को कहा जाएगा ग्रसिका। इसोफेगस को कहा जाएगा ग्रसिका। गिजार्ड को पेसनी, स्टमक को आमाशय, इंटेस्टाइन को आंत और एनस को गुदा कहा जाएगा। तो इसी ऑर्डर में आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखनी है। क्लियर है? सबसे पहले माउथ, फिर बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर गिजार्ड, फिर स्टमक और इंटेस्टाइन और एनस। यहां पर एक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। अर्थवर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 सेगमेंट मैंने अर्थवर्म के बनाए हैं। पहले सेगमेंट में माउथ पाया जाता है, फिर यहां से लेकर तीसरे आधे सेगमेंट तक बक्कल कैविटी पाई जाती है और तीसरे आधे सेगमेंट से लेकर फोर्थ पूरे सेगमेंट तक फेरिंग्स पाई जाती है, ग्रसनी। और इस ग्रसनी के डोर्सल साइड पर ग्रुप ऑफ सलाइवरी सेल्स होती है, लार कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है फेरिंग्स के डोर्सल वाले पार्ट पर। अब यहां पर मैंने एक सेप्टम बनाया है, याद कीजिए। अर्थवर्म के अंदर पहला जो सेगमेंट है, जो पट्ट है, जो सेप्टम है, वो 4 और 5वें सेगमेंट के बीच में पाया जाता है। तो फर्स्ट इंटर सेगमेंटल सेप्टम कहां होगा? 4 और 5 के बीच। फिर यहीं से इसोफेगस शुरू हो जाएगी 7वें सेगमेंट के अंत तक, और इसोफेगस को क्या कहा जाता है? ग्रसिका। आठवें पूरे सेगमेंट में गिजार्ड या पेशनी पाई जाती है, जो भोजन को पीसने का काम करती है, फूड को मैस्टिकेट या पीसने का काम करती है। फिर यहां पर गिजार्ड के नीचे वाले पोर्शन में स्पिंक्टर मसल्स द्वार, मतलब स्पिंक्टर के द्वारा, स्पिंक्टर मसल्स के द्वारा कंट्रोल होने वाला गेट है, और 90 से लेकर 14वें तक स्टमक या आमाशय पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर क्वेश्चन आया अर्थवर्म के, तो सेगमेंट पूछे जाएंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर किस सेगमेंट में है। अर्थवर्म से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब एक क्वेश्चन के लिए आपको ये सारी चीजें बड़ी क्लियरिटी के साथ याद रखनी पड़ेगी। 11वें और 12वें खंड के बीच में फर्स्ट हॉरिजॉन्टल सेप्टम पाया जाता है, आप जानते हैं। स्टमक 90 से लेकर 14वें सेगमेंट तक रहेगा, और फिर 15वें से स्टार्ट हो जाती है इंटेस्टाइन। और याद कीजिए, 14वें और 15वें सेगमेंट के बीच पहला फर्स्ट छिद्रित युक्त सेप्टम या पोरस सेप्टम पाया जाएगा। पहला सेप्टम 4 और 5 के बीच, पहला हॉरिजॉन्टल सेप्टम 11 और 12 के बीच, पहला पोरस या छिद्र युक्त सेप्टम 14 और 15 के बीच। इंटेस्टाइन 15वें सेगमेंट से शुरू, 9 से लेकर 14 तक स्टमक, 8वें में गिजार्ड, 5 से लेकर 5 6 7 तक इसोफेगस, चौथे सेगमेंट या तीसरे आधे से लेकर चौथे पूरे सेगमेंट तक फेरिंग्स, फेरिंग्स के डोर्सल भाग में ग्रुप ऑफ सलाइवरी सेल्स,
और पहले सेगमेंट जिसे पेरिस्टोमियम कहा जाता है उसमें माउथ पाया जाता है। और मैंने आपको बता रखा है कि पहला सेगमेंट जो पेरिस्टोमियम है उसकी वेंट्रल सरफेस पर अर्धचंद्राकार सेमी लूनर माउथ पाया जाएगा, जिसको प्रोस्टोमियम एक टोपी नुमा संरचना या हुड के रूप में डोर्सल साइड से कवर करके रखेगा। देख लीजिए, पेशनी या गिजार्ड कौन से सेगमेंट में? 8वें में ये भोजन को पीसने का काम करेगी। आइए, माउथ, पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम कौन है? पहला सेगमेंट, उसके वेंट्रल सरफेस पर अर्धचंद्राकार या सेमिलुनर होता है और इसे हुड के रूप में ढकने का कार्य कौन करता है? प्रोस्टोमियम। याद रखें, प्रोस्टोमियम सेगमेंट नहीं है। प्रोस्टोमियम सेगमेंट नहीं है क्योंकि इसमें सीलोम नहीं पाई जाती। बक्कल कैविटी मुख गुहा तीसरे खंड के मध्य भाग तक होगी। देखिए, तो यहां से लेकर तीसरा पूरा या तीसरे आधे तक क्या पाई जाएगी? बक्कल कैविटी। अर्थवर्म की बक्कल कैविटी प्रोट्रूजिबल होती है। प्रोट्रूजिबल मतलब जिसको बाहर निकाला जा सकता है मुख के द्वारा और वापस अंदर लिया जा सकता है, प्रोट्रूजिबल। अर्थवर्म की बक्कल कैविटी प्रोट्रूजिबल होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फेरिंग्स या ग्रसनी। इसको बड़े ध्यान से देखना है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेज है। वैसे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि हमें आपको चीजें याद करवाने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो पैटर्न है, सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे में तैयार किया गया स्टडी मटेरियल, जिसको मैं यहां पर स्लाइड बनाकर एक बार आराम आराम से भी बोल दूं तो भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए फीड हो जाएगा। का काम है बस निश्चित समय पर उसे रिवाइज करते रहे, सब कुछ आपको यहां पर अवेलेबल होगा। देखिए, फेरिंग्स तीसरे खंड के मध्य भाग से लेकर चौथे खंड तक होगी। डायग्राम में देख लें, तीसरे आधे से लेकर चौथे खंड तक फेरिंग्स या ग्रसनी पाई जाएगी। इस ग्रसनी का ये डोर्सल और ये वेंट्रल दो सेगमेंट है। डोर्सल वाले पार्ट पर ग्रुप ऑफ सलाइवरी सेल पाई जाएगी। वैसे देखा जाए तो डोर्सल भाग को सलाइवरी चेंबर और वेंट्रल भाग पर कंडक्टिंग चेंबर होगा। अर्थवर्म की फेरिंग्स या ग्रसनी के दो चेंबर होंगे, डोर्सल साइड में सलाइवरी चेंबर और वेंट्रल साइड में कंडक्टिंग चेंबर। कंडक्टिंग चेंबर से तो खाना निकलेगा और सलाइवरी चेंबर के अंदर ग्रुप ऑफ सलाइवरी सेल्स पाई जाएंगी, जिसे फेरिंजियल बल्ब मास कहा जाएगा। फेरिंजियल बल्ब या फेरिंजियल मास कहा जाएगा और इसके अंदर क्रोमोफिलिक सेल होती है जो सलाइवा का सिक्रेशन करती है। अच्छा क्वेश्चन है। अर्थवर्म में सलाइवा सिक्रेशन करने वाली सेल कहां होती है? फेरिंग्स के डोर्सल साइड में सलाइवरी चेंबर में। कौन सी सेल करती है? क्रोमोफिलिक सेल। ये ग्रुप में होती है जिसे फेरिंजियल बल्ब या फेरिंजियल मास कहा जाता है। अर्थवर्म के अंदर सलाइवा सिक्रेशन करने वाली सेल क्रोमोफिलिक सेल, याद रहेगा। ईसोफेगस ग्रसिका 5वें, छठे और 7वें खंड तक पाई जाएगी। ये आपको याद रखना है। मैं फिर कह रहा हूं, अर्थवर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कौन सी स्ट्रक्चर किस सेगमेंट में है, इसी से पूछा जाएगा। क्लियर है? देखिए, नेक्स्ट है गिजार्ड या पेशनी। लोकेशन याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण 8वें सेगमेंट पर। अर्थवर्म के 8वें सेगमेंट में गिजार्ड या पेशनी पाई जाती है। इसकी आंतरिक सतह पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। इनर सरफेस क्यूटिकल द्वारा कवर्ड होगी और यह भोजन को पीसने का काम करती है।
जब इसमें भोजन को पीसा जाएगा तो इसकी अंदर वाली जो लेयर है वो थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, इसलिए अंदर वाली लेयर क्यूटिकल के आवरण से गिरी रहेगी। स्टमक या आमाशय 90 खंड से 14वें खंड के अंत तक होता है, तो 90 से लेकर 14 तक स्टमक या आमाशय पाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, स्टमक या आमाशय में कैल्सीफेरस ग्लैंड या चूना ग्रंथियां पाई जाती है, और ये कैल्सीफेरस ग्लैंड क्या काम करती है, भोजन के साथ प्रवेश करने वाले ह्यूमिक एसिड को उदासीन करने का कार्य करती है। देख लीजिए, आपको पता है कि अर्थवर्म अधिक ह्यूमस वाली मिट्टी में होता है या पाया जाता है, तो वहां से जब भोजन लेगा तो खाने के साथ ह्यूमिक एसिड भी जाएगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम, उदासीन करने का काम कैल्सीफेरस या चूना ग्रंथियां करती है, जो अर्थवर्म के आमाशय में पाई जाती है। और इंटेस्टाइन कौन से सेगमेंट से शुरू होती है, 15वें सेगमेंट से स्टार्ट होगी और आखिरी सेगमेंट तक जाएगी। देख लीजिए, आइए यहां पर डायग्राम में मैंने इंटेस्टाइन को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। 14वां सेगमेंट, 15वां, सारे सेगमेंट नहीं बनाकर इस सेगमेंट को मैंने 22वां सेगमेंट नाम दिया है। फिर ये डॉट 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 करके 26वां, 27वां, और फिर आगे चलकर ये लास्ट सेगमेंट पाइजीडियम, जिसमें खड़ी दरार के रूप में क्या पाई जाती है, एनस पाई जाती है, गुदा पाई जाती है। पेचवे के आखिरी सेगमेंट को किस नाम से जाना जाता है, पाइजीडियम। पहले सेगमेंट को किस नाम से जाना जाता है, पेरिस्टोमियम। क्लियर है। देखिए, तो ये 14वें तक तो क्या है, स्टमक। 14 और 15 के बीच पहला छिद्रित युक्त सेप्टम होता है, पट होता है, यहां से इंटेस्टाइन शुरू होगी। 26वें सेगमेंट से कुछ स्ट्रक्चर निकलेगी जो 22वें सेगमेंट तक जा रही है, इन्हें इंटेस्टाइनल सीका या आंत्रीय सीका कहा जाता है। आंत्रीय सीका 26वें सेगमेंट से निकलकर वापस ऊपर की तरफ 22 पर जाती है, इंटेस्टाइनल सीकी या सीका। फिर 27वें सेगमेंट से एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, टिप्लोसोल, और इस टिप्लोसोल के आधार पर ही अर्थवर्म की इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है। इंटेस्टाइन, और इस इंटेस्टाइन को डिवाइड करने का जो आधार है वो एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है टिप्लोसोल। ध्यान से देखना, ये जो टिप्लोसोल है वो कौन से सेगमेंट में पाया जाएगा, 27वें सेगमेंट से बनना शुरू होगा, और कौन से सेगमेंट तक लगातार पाया जाएगा, इसको याद रखना है। जिस भाग में टिप्लोसोल पाया जाएगा उसे टिप्लोसोलर इंटेस्टाइन कहा जाएगा। स्टार्टिंग कौन से होगी, 27वें सेगमेंट से। ठीक है, और कहां तक पाया जाएगा, कैचुआ या अर्थवर्म कितना भी लंबा हो, कितने भी सेगमेंट हो, लास्ट के 23 या 25 सेगमेंट को छोड़कर 27 से शुरू होगा। अगर मान लीजिए अर्थवर्म 100 सेगमेंट का है तो 27 से 75 तक टिप्लोसोल होगा, लास्ट के 25 सेगमेंट में टिप्लोसोल नहीं होगा। मान लीजिए 120 सेगमेंट का अर्थवर्म है तो 27 लेकर 95 तक टिप्लोसोल होगा, और बचे हुए शेष 25 सेगमेंट उनमें टिप्लोसोल नहीं पाया जाएगा। क्लियर है। तो ये सेगमेंट वाली बात याद रखनी है, आखिरी 25 सेगमेंट में टिप्लोसोल नहीं होगा। 15 से लेकर कौन से सेगमेंट तक, 25 तक, और 27 से यह शुरू होगा,
26वें में इंटेस्टाइनल सीका पाए जाते हैं, आपको पता है। देखिए, तो जहां पर टिप्लोसोल पाए जाते हैं उसे टिप्लोसोलर, उससे पहले वाला प्री टिप्लोसोलर और उसके बाद वाला पश्च टिप्लोसोलर। प्री टिप्लोसोलर, टिप्लोसोलर और पोस्ट टिप्लोसोलर। क्लियर है बात? 15 से लेकर 25 तक, 15 से लेकर 25 तक प्री टिप्लोसोलर रीजन, 27 से लेकर 75 तक अगर 100 सेगमेंट वाला अर्थवर्म है, 120 वाला है, 27 से लेकर 95 तक टिप्लोसोलर और शेष बचे 25 सेगमेंट पोस्ट टिप्लोसोलर रीजन होंगे। सबसे लंबा जो इंटेस्टाइन वाला भाग है वो है टिप्लोसोलर भाग। और ये टिप्लोसोल है क्या? मध्य पृष्ठ रेखा, मिडल डोर्सल लाइन से गुहा में लटका हुआ एक फोल्ड है जिसे टिप्लोसोल कहा जाता है। और ये अवशोषण की सतह को बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन की सरफेस को बढ़ाता है। टिप्लोसोल अर्थवर्म के इंटेस्टाइन से संबंधित है। 27वें सेगमेंट से बनना स्टार्ट होगा और ये फोल्ड कौन से सेगमेंट तक? आखिरी 25 को छोड़ दें, फिर सारे सेगमेंट में 27 से स्टार्ट होगा, आखिरी 25 को छोड़कर बचे सभी सेगमेंट में टिप्लोसोल पाया जाएगा। आप समझ गए होंगे। ये डायग्राम देखिए, 26वें सेगमेंट से इंटेस्टाइनल सीकी निकलेंगे और कहां तक जाएंगे? 22वें सेगमेंट तक आंत्रीय सीका, आंत्रीय सीका, इंटेस्टाइनल सीका 26वें खंड से निकलकर 22वें खंड तक जाते हैं। इंटेस्टाइनल सीकी का काम है एंजाइम सीक्रेशन और एंजाइम का नाम है एमाइलोलाइटिक एंजाइम और ये एंजाइम स्टार्च का डाइजेशन करते हैं। 26वें सेगमेंट से निकलकर 22वें खंड तक जाने वाले आंत्रीय सीका से एमाइलोलाइटिक एंजाइम निकलते हैं जो स्टार्च का डाइजेशन करते हैं। याद रखना चाहिए आपको। टिप्लोसोल कहां से प्रारंभ होगा? 27वें खंड से प्रारंभ होकर अंतिम 23 से लेकर 25 खंड के आगे तक, लास्ट के 23 से लेकर 25 सेगमेंट छोड़ दो और 27 से शुरू करो, शेष सभी सेगमेंट में टिप्लोसोल पाया जाएगा। अगर 100 खंड है तो 27 से लेकर 75वें सेगमेंट तक, 120 खंड टोटल है अर्थवर्म में, तो 27वें सेगमेंट से लेकर 95वें सेगमेंट तक टिप्लोसोल पाया जाएगा और टिप्लोसोल अवशोषण की सतह को बढ़ाता है। देख लीजिए, अर्थवर्म की इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन की सरफेस को इंक्रीज करने के लिए एक फोल्ड जैसी स्ट्रक्चर है जिसे टिप्लोसोल कहते हैं। यह 27वें खंड से स्टार्ट होगी और लास्ट के 23 से 25 सेगमेंट को छोड़ दें और अगर 100 सेगमेंट है तो 27 से 75, 120 है तो 27 से 195। कितने भी सेगमेंट आपको दे दिए जाए अर्थवर्म के अंदर, आपको लास्ट के 25 से लेकर 23 सेगमेंट छोड़ देना है, 27 से शुरू करना है, से सभी सेगमेंट में टिप्लोसोल पाया जाएगा। देख लीजिए, आइए, चूना ग्रंथियां या कैल्सीफेरस ग्लैंड, ये ग्रंथियां कहां पाई जाएगी? आमाशय में। और भोजन के साथ प्रवेश करने वाले ह्यूमिक एसिड को उदासीन करती है। मैं वापस एक एक पॉइंट बता रहा हूं जहां से सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थवर्म के अंदर ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाली ग्लैंड है कैल्सीफेरस ग्लैंड, जो स्टमक में पाई जाएगी। इस 90वें सेगमेंट से शुरू होकर 14th या 14वें सेगमेंट तक होता है। गिजार्ड 8वें खंड में पाई जाएगी। आंतरिक परत में क्यूटिकल का आवरण होगा क्योंकि यह भोजन को पीसने का काम करेगी। तो भोजन का यहां पर पीसने का कार्य होगा तो आंतरिक परत के टूटने की संभावना है, इसलिए वो मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए गिजार्ड की इंटरनल जो लेयर है वहां पर क्यूटिकल का आवरण होगा। क्रोमोफिलिक ग्लैंड प्रेजेंट इन सलाइवरी चैम्बर ऑफ फेरिंग्स और ये सलाइवा सीक्रेशन करती है। क्रोमोफिलिक सेल या क्रोमोफिलिक ग्लैंड, ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए।
अर्थवर्म के अंदर हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन की ब्लड ग्लैंड पाई जाती है चौथे, पांचवें और छठे सेगमेंट। अर्थवर्म के 26वें से लास्ट सेगमेंट तक लिम्फ ग्लैंड पाई जाती है जो फेगोसाइटिक सेल का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है बात? भक्षाणविक कोशिका का निर्माण करने वाली लिम्फ ग्लैंड 26वें सेगमेंट से स्टार्ट होकर लास्ट सेगमेंट तक यह ग्लैंड पाई जाएगी। ये दो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन अर्थवर्म के बारे में आपको याद रखनी चाहिए। आइए आगे अगर हम बात करें क्लोरेगोगन कोशिका, यह अर्थवर्म का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपको अर्थवर्म पूरा नहीं पढ़ना है, क्लोरेगोगन सेल तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी छोड़ दो और क्लोरेगोगन कोशिका ही याद रखो। मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, लोकेशन देखिए, आमाशय व इंटेस्टाइन की दीवार पर जो विसरल पेरिटोनियम स्तर है, वहां पर स्टार से पीले रंग की एक कोशिका होती है जिसे क्लोरेगोगन कोशिका कहा जाता है। ये टीएस है अर्थवर्म की आमाशय या इंटेस्टाइन की। बाहर ये स्तर जो है बॉडी वॉल है, इसके जस्ट अंदर पैराइटल पेरिटोनियम या जिसे सोमेटो प्लूरिक मीजोडम कहा जाएगा। सोमेटो प्लूरिक मीजोडम या पैराइटल पेरिटोनियम है। ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन के को कवर करने वाला यह है विसरल पेरिटोनियम, जिसे स्प्लेंको प्लूरिक मीजोडर्म कहा जाता है। देखिए, इन दोनों के बीच में सीलोम या देह गुहा पाई जाती है। सीलोम की डेफिनेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी है। A cavity which is surrounded by mesoderm both side, दोनों तरफ से मीजोडम से आवृत गुहा है सीलोम। और अगर एनेलिडा की बात हो रही है तो एनेलिडा की जो सीलोम है उसका नाम है साइजोसीलोम, और साइजोसीलोम का निर्माण स्प्लिटिंग ऑफ सेल से हुआ है। देख लीजिए, इस विसरल पेरिटोनियम इस पर स्टार शेप जो सेल्स होती है, कोशिकाएं, इन्हें क्लोरेगोजन कोशिका कहा जाता है। और ये कौन से रंग की होती है? पीले रंग की। लोकेशन एकदम क्लियरिटी के साथ आपके सामने है। इससे सीलोम और बॉडी वॉल और भी अर्थवर्म की जो टीएस है वो क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आ गई होगी। स्टमक 9वें से 14वें खंड तक और इंटेस्टाइन 15वें खंड से लास्ट सेगमेंट तक पाई जाएगी। देख लीजिए, क्लोरेगोजन कोशिका विसरल पेरिटोनियम लेयर पर पाई जाएगी, स्टार शेप और पीले रंग की होती है। क्लोरेगोजन कोशिका लीवर के एनालोगस या समवर्ती माना जाता है। एनालोगस आइडिया है जिनका ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो, उन्हें एनालोगस कहा जाएगा। अर्थवर्म की विसरल पेरिटोनियम में पाई जाने वाली स्टार शेप येलो कलर की क्लोरेगोजन कोशिका मानव के लीवर के एनालोगस मानी जाती है। क्यों? लीवर से क्या समानता है? आवश्यकता से अधिक एमिनो एसिड का डी एमिनेशन करके ये कोशिका अमोनिया और यूरिया बनाती है। यही काम लीवर भी करता है। ब्लड से ग्लाइकोजन और फैट का संग्रहण भी करती है, और ह्यूमन में ग्लाइकोजन का स्टोरेज लीवर ही करता है। उत्सर्जन में भी सहायक है क्लोरेगोजन कोशिका। क्लोरेगोजन कोशिका विसरल पेरिटोनियम से
कई बार सीलोमिक फ्लूइड में भी रिस्कर आ जाती है और यहां आकर ये सेल संचित पदार्थ का, भोजन का वितरण भी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोरेज फूड का काम भी करती है और ये सारे काम लीवर भी करता है। लीवर डीएमिनेशन द्वारा अमोनिया बनाता है, क्लोरेगोजन कोशिका भी बनाती है। लीवर फूड स्टोरेज का काम करता है, क्लोरेगोजन कोशिका भी ग्लाइकोजन और फैट का स्टोरेज करती है। लीवर एक्सक्रीशन के लिए यूरिया का फॉर्मेशन करता है, क्लोरेगोजन कोशिका भी उत्सर्जन में सहायक है और क्लोरेगोजन कोशिका विसरल पेरिटोनियम से निकलकर कई बार सीलोमिक फ्लूइड में आ जाती है और वहां आकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोरेज फूड, संचित भोजन का वितरण भी करती है। संचित भोजन का संग्रहण और वितरण दोनों काम क्लोरेगोजन कोशिका करती है। तो 3 काम याद रखने हैं, उत्सर्जन में भी सहायक है, अमोनिया और यूरिया भी बनाएगी, फूड का स्टोरेज और स्टोरेज फूड का डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? इसीलिए क्लोरेगोजन सेल लीवर के एनालोगस मानी जाती है। यहां से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो क्लोरेगोजन कोशिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, ये था अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देखा है तो बिना किसी कंफ्यूजन के आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।